स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का इंटरेक्टिव फिजिक्स में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों के जल्दी ही स्कूल भी खुलने वाले हैं। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? आप लोगों के कई सारे मेरे पे कमेंट भी आ रहे थे कि सर जल्दी जल्दी पढ़ाइए, कंटिन्यू कीजिए, रे ऑप्टिक्स पे वीडियो बनाइए। मैं कर रहा हूँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी से जल्दी आपको ये सारे के सारे वीडियो भी प्रोवाइड कराऊँगा। आज लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और आज जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। यदि मैं एक सेल को, या सेल बोलें या बैटरी बोलें, ये मेरे पास बैटरी है, बैटरी बोल दीजिए। अभी मैं इसके सिंबल बताऊंगा आप लोगों को। और ये कोई भी कंडक्टर है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब बेटा ध्यान से देखना, फिनोमिना होगा क्या कि इस कंडक्टर का जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा, ध्यान से समझना, इस कंडक्टर का जो एंड इस बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट रहेगा उसको तो वो बोला जाएगा टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल। क्यों बोला जा रहा है हायर पोटेंशियल पे, टर्मिनल एट हायर पोटेंशियल? इसको क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। जो टर्मिनल कंडक्टर का बैटरी के साथ नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसे हम बोलेंगे टर्मिनल एट लोअर पोटेंशियल। दैट मीन, मान लीजिए इस कंडक्टर के दो एंड हैं और ए एंड को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है और बी एंड को मैंने नेगेटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं जो ए पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल पे है और बी पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? ए टू बी होगी, क्योंकि जब इसमें आप बैटरी से करंट फ्लो होगा तो डायरेक्शन कैसे होगा इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होगी? ए टू बी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ, इस कंडक्टर में प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। लेकिन जब ये बैटरी को मैंने स्टार्ट नहीं किया हुआ है, अभी बिल्कुल अलग है, मान लो यहाँ पर एक स्विच है, बिल्कुल अभी डिस्कनेक्ट किया हुआ है, उस समय क्या हो रहा होगा कि इस कंडक्टर में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की फिनोमिना ये है, जब कनेक्ट नहीं किया हुआ है आपने बैटरी से तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली इधर से उधर डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आपने कनेक्ट किया यहाँ पर बैटरी के साथ में, जब इस टर्मिनल को क्लोज किया, इस सर्किट को क्लोज किया, तब क्या होगा? उस समय जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? बी टू ए डायरेक्शन में। दैट मीन चार्ज कैसे फ्लो हो रहा है? बी टू ए डायरेक्शन में। तो यही क्या है? तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट है। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल डायरेक्शन, एक्चुअल वे में हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट किसका फ्लो होता है? तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। लेकिन जब कई साल पहले की बात करें, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं कर पाए थे, उससे पहले की बात है, तब ये मान के चला जाता था कि जो तुम्हारे करंट है यानी जो फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज है। और चार्ज भी कौन से हैं तुम्हारे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन मानी जाती थी वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव मानी जाती थी, क्योंकि जैसा पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे फ्लो करेगा, मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जिसकी इसकी डायरेक्शन जो भी हो वही हम मान लेते थे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन तो हो गई ये वाली डायरेक्शन यानी ए टू बी हो गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन जो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? बी टू ए। क्लियर हुआ आपको ये सब?
तो ये काफ़ी हिस्ट्री वाली चीज़ें हैं। पहले जे थॉमसन नहीं थे, उससे पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को मान के चला जाता था। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लेते थे, लेकिन जब बाद में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में जब ये रिसर्च की गई, उसके बाद में ये सब देखा गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ही करंट की डायरेक्शन मानी गई। एक्चुअल वे में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन वो A to B है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन B to A है। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई, ऐसे काम ना चलेगा। हेडिंग डालिएगा ओम्स लॉ। CBSE में अक्सर पूछता है, चाहे वो 1 मार्क का पूछे, चाहे 2 मार्क का पूछे, चाहे इसका न्यूमेरिकल पूछे, इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि सबसे पहले ओम्स लॉ की कंडीशन है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। अब यहाँ पर बात ये आती है, बुकों में लिखा हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने कभी ये दिमाग नहीं लगाया कि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट ही क्यों ले रहे हैं। टेम्परेचर वेरिएबल ले सकते हैं, या अभी हमारा रूम टेम्परेचर है, थोड़ी देर में मैं AC चला देता हूँ तो रूम ठंडा हो जाएगा, तब क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। देखो बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब ये हुआ उस रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो जो भी कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। टेम्परेचर कम करोगे तो रेजिस्टेंस कम पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग करंट भी चेंज होगा। इसीलिए इनका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे अगर हम बात करेंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी एट कांस्टेंट T टेम्परेचर पे जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि अगर मैं बोलूँ I प्रोपोर्शनल टू V है, इसको मैं बोल सकता हूँ V प्रोपोर्शनल टू I, करंट फ्लोइंग करंट फ्लोइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इस प्रोपोर्शन साइन को हटाऊँ, यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हो गया क्या? आप R को क्या बोलेंगे हम? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और यही जो हमारा R निकल के आया है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। हिंदी में बोलते हैं किसी चीज़ का अपोज करना। रेजिस्टेंस, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हम बीमारियों से बच जाएंगे, यानी बीमारी हमें लगेंगी नहीं। और यही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, यानी रेजिस्टेंस हमारा बहुत कम है बॉडी का, बहुत जल्दी बीमार होंगे, बहुत जल्दी सारी की सारी बीमारियां हमको घेर लेंगी। और तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का अपोज करना। रेजिस्टेंस का मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करूंगा। तो यहाँ बस आप ये समझिए कि R यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मैं क्या बोल रहा हूँ? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकल के आया है? यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें तो करंट फ्लोइंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि यहाँ पर हमने सॉल्व करके देखा कि V इज इक्वल टू IR निकल के आया है। अब यहाँ पर एक रिलेशन और निकल सकता है, अगर हम करंट की बात करेंगे तो यहाँ पर V अपॉन R आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, यानी V इक्वल टू IR। अब देखिए यूनिट में अगर हम डिफाइन करेंगे तो यूनिट V की यूनिट, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या बनेगी? यहाँ पर वोल्ट, I की यूनिट क्या बनेगी? एम्पियर, और R की यूनिट जो रेजिस्टेंस है जो हम यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की यूनिट बनेगी ओम। यानी मैं बोल सकता हूँ जो I है वो आप ले रहे हो एम्पियर में, R ले रहे हो ओम में, ये सिंबल होता है ओम, और V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका रहेगा वोल्ट में। अब बेटा यहाँ से एक चीज़ हमें ये समझ में आती है कि V इक्वल टू IR हमने निकाला है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल कर दो तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? करंट भी डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है करंट,
पोटेंशियल डिफरेंस की। यानी कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डबल करेंगे, करंट आपकी डबल हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस अगर 4 टाइम करेंगे, करंट आपका 4 टाइम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप हाफ करेंगे तो करंट भी हाफ फ्लो होगी सर्किट में। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि V और I का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। वही मैं I और R के टर्म्स में बात करूं, रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मेटल का, तो क्या होगा, करंट की वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी। मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस किसी चीज़ का अपोज करना, प्रतिरोध हिंदी में बोलते हैं। यानी रेजिस्टेंस बढ़ गया तो उसमें करंट कहाँ जा पाएगी, बीमारी कहाँ जाएगी, ना जा पाएगी बिल्कुल भी, बीमारी कम से कम जाएगी। यानी रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे, I ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि R ये डिनोमिनेटर में ज़्यादा हो रहा है और I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है R के, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। वहीं अगर मैं बात करूं, R को अगर आप कम करोगे, R जितना कम होगा बॉडी का, यानी रेजिस्टेंस है ही नहीं, बहुत कम है, करंट बीमारी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जाएगी। यानी कि R अगर कम करोगे आप तो I ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ थे ओम्स लॉ के ऊपर। आगे हम ओम्स लॉ के नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ सर्किट को सॉल्व करेंगे और रेजिस्टेंस के बारे में डीप स्टडी करेंगे। और प्लीज़ मेरा आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अदरवाइज़ आपकी इच्छा है। और दूसरी बात ये कि सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो आप लोगों के पास लेके आ पाऊँगा, वरना मैं भी बिल्कुल परेशान हो जाऊँगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।